एचडीएफसी बैंक इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है और रिलायंस एंड टीसीएस के बाद इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप वाइज। फिलहाल ये कंपनी आउट ऑफ फॉर्म है, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं हो रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन है इम्पैक्ट ऑफ मर्जर, जो सबको पता ही होगा। बट फिर भी अगर एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस मर्जर को थोड़ा ऊपर ऊपर से रिवाइज करते हैं। तो एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर हुआ था, जिसमें एचडीएफसी बैंक के जो नंबर्स है, मतलब जो फंडामेंटल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज कम्पेयर टू एचडीएफसी लिमिटेड। अब इसका मतलब ये नहीं था कि एचडीएफसी लिमिटेड का जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं खराब है एज कम्पेयर टू एचडीएफसी बैंक, बट दोनों का टाइप ऑफ बिजनेस थोड़ा अलग अलग था। तो जब एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक के अंदर मर्ज हुआ तो अब ओवरऑल नंबर्स में फर्क तो पड़ना ही था, जिससे कि बैंक के फाइनेंशियल्स में जो स्ट्रांगनेस थी वो कहीं ना कहीं मार्केट को कम लगी। लाइक नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी हैम्पर हुए, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो भी अपनी आइडलनेस को खो चुका था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक है एंड सिर्फ एचडीएफसी लिमिटेड ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी। तो रेगुलेटरी रूल के हिसाब से हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में डिपॉजिट कम रहते हैं एज कम्पेयर टू बैंक, तो एज पर रूल इन्हें डिपॉजिट्स भी बढ़ाने थे। तो यहीं से फिर थोड़ा नंबर्स बिगड़ने लगे और जो इन्वेस्टर्स ने जो प्रीमियम दिया था इस बैंक को वो कहीं ना कहीं कम होने लगा और स्टॉक प्राइस भी काफी ज्यादा नीचे आ गया। बाकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी में देखें तो कोई बहुत ज्यादा खराबी नहीं है, क्योंकि आज भी पिछले 5 सालों में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 20% सीएजीआर से ग्रो हुआ है। लास्ट 3 साल में 19% सीएजीआर से ग्रो हुआ है एंड पिछले 1 साल में 35% से ग्रो हुआ है। अगेन जितना भी हिकअप्स, मतलब जितना भी प्रॉब्लम्स है बैंक से रिलेटेड टू मर्जर, ये सब स्टॉक प्राइस में असर डाल चुका है। तो जितना भी करेक्शन होना था वो करेक्शन हो चुका है, वहां पे एक स्टेबिलिटी भी आ चुकी है स्टॉक के डाउनफॉल के बाद। अब अगेन यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बनती दिखाई दे रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी का सबसे बड़ा हिस्सा है जो है वो सीडी रेशियो को जाता है, मतलब क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। इस लेटेस्ट रिजल्ट में हम देख सकते हैं कि Q4 में बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं वो 7.5% से इंक्रीज हुए हैं, वहीं पे जो लोन्स है सेम क्वार्टर में वो 1.6% से इंक्रीज हुए हैं। मतलब डिपॉजिट्स ज्यादा तेजी से बढ़े हैं एज कम्पेयर टू लोन ग्रोथ। एक बैंकिंग टर्म में एक आइडल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर किसी बैंक के पास एज अ डिपॉजिट 100 रुपीज है तो वो बैंक उसमें से 80 to 90 रुपीज एज अ क्रेडिट एज अ लोन बांट सकती है। मतलब बैंकिंग टर्म में सीडी रेशियो 80 to 90% होना आइडल माना जाता है। एचडीएफसी बैंक के केस में क्या हुआ कि मर्जर की वजह से सीडी रेशियो 110% तक पहुंच गया, जिसका रीजन हमने पहले देखा कि एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होने की वजह से डिपॉजिट कम रखना पड़ता था, लेकिन अब बैंक में मर्ज होने के बाद ये बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सडनली ये ना बढ़ पाने से सीडी रेशियो 110% हुआ और ये फिलहाल सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अब ये रेशियो घट करके 105% पर आ चुका है। मतलब बैंक बहुत तेजी से इस दिशा में काम कर रहा है और जैसा हमने पहले भी वीडियोस में देखा हुआ है कि डिपॉजिट सबसे बड़ा फोकस पॉइंट होता है एक बैंक के लिए। सेकंड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थिंग है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कि प्री मर्जर ये 4.2% के आसपास था, लेकिन आफ्टर मर्जर ये 3.4% के आसपास हो गया। लेकिन अब फिर से जब सीडी रेशियो अगर समय के साथ इसी तरह से इंप्रूव होता है तो जो हाउसिंग लोन वाला पोर्शन है वो कहीं ना कहीं बैंकिंग कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट होगा और इस तरह से जब डिपॉजिट्स बढ़ेंगे तो क्या होगा कि जो सोर्स ऑफ फंडिंग है, जो इनकी फंडिंग स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी। वो कैसे होगी? तो जब एचडीएफसी लिमिटेड जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी उनको मार्केट से डायरेक्ट बोरो करना पड़ता था, जो कि ज्यादा कॉस्टली था एज कम्पेयर टू डिपॉजिट कॉस्ट। तो अब वो हिस्सा भी एज अ बैंक कन्वर्ट होने की वजह से जो फंडिंग सोर्स वो भी रिटेल डिपॉजिट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा, तो कुछ हद तक जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। एक आइडल थॉट भी यही कहता है कि डिपॉजिट्स ही एक बैंक के लिए सबसे आसान और सबसे सस्ता फंडिंग सोर्स होता है। तो इस तरह से नियर फ्यूचर में बैंक के मार्जिन भी इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लोअर मार्जिन परसेंटेज होने के बाद भी कंपनी का जो रिटर्न ऑन असेट्स है वो 2% है, जो कि काफी हेल्दी मान सकते हैं एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है FY24 में। मनी कंट्रोल की एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड बुक वैल्यू फॉर FY26 2 टाइम्स के आसपास ट्रेड हो रहा है इस कंपनी का एंड मर्जर की वजह से जो इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस में आना था वो आ गया है। मतलब स्टॉक 1300-1400 के बीच में कहीं ना कहीं संभल गया है और इस प्राइस करेक्शन में कंपनी का वैल्यूएशन अपने लोअर फेज में आ गया, एकदम लोअर फेज में ट्रेड हो रहा है और इस लोअर वैल्यूएशन मल्टीपल में स्टॉक अपनी 20 ईयर्स की जर्नी में सिर्फ 2 बार ट्रेड हुआ है। पहला जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था एंड सेकंड कोविड पैंडेमिक के दौरान। तो अपकमिंग जो अर्निंग विजिबिलिटी है इस स्टॉक को वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंटरेस्टिंग बना सकती है। मतलब जो क्रेडिट टू कॉस्ट रेशियो बिगड़ा था वो यहाँ से सुधरना चालू हो गया, तो मतलब वो जो कमबैक कहते हैं ना वो शायद अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन, एक आइडिया है। तो अगर आपको बैंक की तरह अगर इस वीडियो में भी वैल्यू लगी हो तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।